हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं समान ज्ञान। समान ज्ञान में आपके बीच है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास के तहत आप देखेंगे ये प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक सहित जितनी भी सारी परीक्षाएं हैं उस सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए आप मेरे पूरे वीडियो को देखेंगे और लाभ उठाएंगे। अगर एक आग्रह है कि चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको प्रतिदिन आपके पास मिलता रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये हो गया, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? यह प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो होगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो उत्तर होगा इसका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये 1973 के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1973। रेगुलेटिंग एक्ट 1973। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किस सन में स्थापना हुई थी? ये तो हो गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और स्थापना दिवस था स्थापना वर्ष 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। अब अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये इसका उत्तर होगा 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आइए प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या तीसरा प्रश्न है आपके लिए। आज के लिए तीसरा प्रश्न है, लेकिन इसमें चार प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। कम से कम 4 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। सूची का मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। ये सूची 1 है और ये सूची 2 है, इसे मिलान करना है। ठीक है। तो नियंत्रण मंडल की स्थापना कब हुई थी? नियंत्रण मंडल की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो
एक का उत्तर होगा बी, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ, माने पिट्स इंडिया एक्ट कब बना था? 1784 में। चार्टर अधिनियम 1813 में भी बना था, चार्टर अधिनियम 1833 में भी बना था, विनियम अधिनियम 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब बना था? 1773। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर अधिनियम है। तो एक का बी होगा, नियंत्रण मंडल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी बताए थे, रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि विनियम अधिनियम। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। विनियम अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नियम से 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में हुई थी। और वहीं ईसाई मसीनियरों को भारत में प्रचार करने का अनुमति चार्टर एक्ट 1813 में दे दिया गया। 1813 ईस्वी में ईसाई मसीनियरी को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार करने का कार्य करने का अनुमति दे दिया गया, चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का भी नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के अनुसार दिया गया। तो आपने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मसीनियरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति, ईसाई धर्म की प्रचार करने की या कहिए तो कार्य करने की अनुमति मिल गई थी। आइए अगला प्रश्न आपके लिए है बोर्ड पर। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? उत्तर होगा भारत का अधिनियम 1919। भारत का अधिनियम 1919। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? द्विसदन, केंद्र में 2 सदन होता है, केंद्र में 2 सदन होता है, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। तो निम्न सदन को हम लोग कहते हैं लोकसभा, और उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा में विधायक लोग वोट देता है, राज्यसभा में विधायक लोग वोट दे करके राज्यसभा सांसद बना के राज्यसभा में भेजता है। और लोकसभा में हम लोग डायरेक्ट पब्लिक वोट देता है तो सांसद बनती, जैसे यहाँ का श्रीमती रमा देवी है तो डायरेक्ट बनती है। तो 543 गो सांसद है, 543 गो सीट है, पूरा सांसद पूरे भारत भर में 543 गो सीट है, सांसद है पूरे भारत में। तो एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया। तो ये किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। 1919 अधिनियम के द्वारा ही महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। 1919 अधिनियम के पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को तो पहले के जमाना में, राजा महाराजा के जमाना में तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। धीरे धीरे सब चीज बदल रहा है।
इसके द्वारा प्रांतों में द्रव्य शासन की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्रव्य शासन की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा जो होता है यूपीएससी, लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जिसके द्वारा आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो इस अधिनियम के द्वारा उसका लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। महालेखा परीक्षक जो प्रधानमंत्री के लेखा जोखा रखते हैं, उनके हिसाब किताब का महालेखा परीक्षक का भी प्रावधान इसी में किया गया। तो आपने देखा लोक सेवा आयोग का गठन इसी अधिनियम के तहत हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के लोक सेवा आयोग का गठन भी हुआ था। फिर उसके बाद महालेखा परीक्षक का भी नियुक्ति का प्रावधान किया गया। द्रव्य शासन की भी व्यवस्था इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। द्रव्य शासन की व्यवस्था इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था 1919 के। और उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम का भी कहा जाता है। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो आप जान सकते हैं। और 1919 ईस्वी में ही भारत में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था कि नहीं। और रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, जो निर्दोष लोगों पर जनरल डायर के नेतृत्व में अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई और बहुत सारे लोग मारे गए। ऐसे सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 1000 लोग मारे गए, लेकिन अनगिनत लोग उसमें मारे गए थे। जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई थी अंग्रेजों की, तब तक गोलियां बरसाई गई थी। तो अब प्रश्न आपके सामने है, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? किस अधिनियम के फलस्वरूप भारत से बर्मा को अलग किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। भारत से अलग कर दिया गया। पहले भारत के साथ ही बर्मा था। बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जो देश था ये एक था, लेकिन धीरे धीरे सभी देश अलग होते गए। तो बर्मा भारत से कब अलग हुआ? 1937 में। किस सरकार के किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया 1935 में। 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत भी बनाए गए। 1937 में उड़ीसा और सिंध नाम के 2 प्रांत माने राज्य भी बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। लिखिए,
तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने सुझाव के लिए, और आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसे वीडियो रोज प्राप्त करने के लिए और एक नए ढंग से तैयारी करने के लिए आप मेरे चैनल पायोनियर एजुकेशन क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।